चलो स्टार्ट करते हैं। क्यूएनए बुक में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो अपन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे असेसी के पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट। ऑल ऑफ विच आर लेट आउट मतलब सारी प्रॉपर्टीज भाड़े पे दी गई है। कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ईच हाउस। अब ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। ये तीन चीजों के बेसिस पे क्या मिलेगा अपने को, ये तीन चीज जब अपन कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका स्टेप 1 हो गया, एक्चुअल रेंट आपको दिया हुआ है तो स्टेप 2 आ गया। कोई भी केस में वेकेंसी तो है नहीं, देर इज नो अनरियलाइज रेंट, तो डायरेक्टली आप लोगों को जीएवी मिल जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स दिया नहीं है, इसका मतलब नील, एनएवी मिल गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद फाइनल आंसर जो मिल गया दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो पहले तो हमेशा ऊपर नेम ऑफ असेसी लिख देने का कि असेसी का नाम क्या है। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, जो भी असेसी का नाम है वो लिखने का। अभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो फिर लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, और एल्स यू कैन राइट असेसमेंट ईयर 26-27। पहला कॉलम जो बनेगा वो पर्टिकुलर्स कॉलम का बनेगा, और फिर ये केस में 5 प्रॉपर्टीज है तो सामने 5 प्रॉपर्टीज के लिए 5 कॉलम्स बना। अब तुम पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखोगे, तो यहां पे तुम लिखना स्टार्ट करोगे, पहला या स्टेप 1 लिखो या जो भी तुम्हें लिखना हो, स्टेप ए लिखो। स्टेप 1 एक्सपेक्टेड रेंट, कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगे, सब फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। फिर क्या देखोगे, एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर पहला म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंट, फिर थर्ड हायर ऑफ ए एंड बी, फिर स्टैंडर्ड रेंट एंड लास्ट एक्सपेक्टेड रेंट। बराबर। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 एक्चुअल रेंट फॉर द पीरियड प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट माइनस अनरियलाइज रेंट। चलो अनरियलाइज तो नहीं है बट ठीक है लिख दिया मैंने। स्टेप 3 डायरेक्टली क्या बना दो अभी, जीएवी, क्योंकि वैकेंसी है नहीं, और जीएवी के बाद माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, सबके फुल फॉर्म लिखने हैं। फिर आएगा एनएवी, फिर डिडक्शन, उसमें 24A इंटरेस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, एंड लास्ट में 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। बराबर। ये फॉर्मेट में ये क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले ऊपर नेम ऑफ असेसी लिख देना एंड उसके बाद पर्टिकुलर्स और 5 कॉलम और फाइनल आंसर निकालो क्या आना चाहिए। स्टार्ट।
आ गया आंसर? देखो फाइनल आंसर सारे चेक करो एक बार। फर्स्ट का 63,000, सेकेंड का 50,400, थर्ड का 42,000, फिर 21,000 और लास्ट का 54,600। आ रहे आंसर्स? कुछ डाउट हो तो पूछो। क्लियर है सबको? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही प्रॉपर्टी है पर्सन के पास, तो आप पर्टिकुलर्स बनाओ और सामने एक ही कॉलम बनाओ। बट पहले ऊपर क्या लिखना है? नेम ऑफ असेसी आएगा। एक मिनट सुन लो। अनिरुद्ध करके ऊपर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर्स एंड सामने अमाउंट का कॉलम। पर्टिकुलर्स में वापस से पूरा फॉर्मेट आएगा आपका। अब आप चेक करो वैकेंसी है नहीं है, स्टेप 3 आएगा नहीं आएगा, वो सब आप चेक करो अभी। बराबर? चलो पढ़ो ये क्वेश्चन और करो सॉल्व। है क्वेश्चन में वैकेंसी है कि नहीं है? नहीं है ये क्वेश्चन में वैकेंसी। आपका जीएवी डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 बन जाएगा। आगे आंसर चेक करते हैं। फाइनल आंसर 35,600 आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो।
ये सब में वेकेंसी का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। आया आंसर? चलो करते डिस्कस। म्युनिसिपल वैल्यू आप लोगों को दिए, फेयर रेंट दिया है, हायर में ये आ जाएगा, और फिर स्टैंडर्ड रेंट लोअर में स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा। तो आपका जीएवी कितना हो जाएगा? 2,10,000, सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट 20,000 रेंट आ रहा है, सो 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपया रेंट मिला है, और माइनस 20,000 क्योंकि अनरियलाइज रेंट है, तो वो हो गया 1.8 लाख। 1.8 लाख माइनस कर ये आने के बाद अभी आप स्टेप 3 में जाओगे। स्टेप 3 में क्या करोगे? 1.8 लाख जो रेंट आई उसमें आप 40,000 ऐड करोगे, तो आएगा 2.2 लाख, और 2.2 लाख के नहीं से 2,10,000 से ज्यादा है, तो इसीलिए आपका जीएवी क्या हो जाएगा? 1.8 लाख। और फिर माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन। फाइनल आंसर देखो, चेक करो, आ रहा है ये 47,000। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। डाउट कुछ भी? आया आंसर? चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो लिखो। मिस्टर ए furnishes following details of his property लिखो पहले। म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख रुपीस पर मंथ, फेयर रेंट 1,10,000 पर मंथ, 1,10,000 पर मंथ। स्टैंडर्ड रेंट 11 लाख रुपीस, 11 लाख रुपीस। एक्चुअल रेंट 1,30,000 पर मंथ, 1,30,000 पर मंथ। अनरियलाइज रेंट 90,000 रुपीस, 90,000 रुपीस। वेकेंसी पीरियड 4 मंथ्स। फिर लिखो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय मिस्टर ए फॉर। अब नेक्स्ट लाइन में फॉर के बाद नीचे प्रीवियस ईयर 24-25 10,000, उसी के नीचे प्रीवियस ईयर 25-26 7,000, उसी के नीचे प्रीवियस ईयर 26-27 8,000। नेक्स्ट लाइन में लिखो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, 10,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स
expenses on repairs 1 lakh rupees. Next, insurance premium paid. Insurance premium paid 50,000 rupees. 50,000 rupees. Interest on a loan. Interest on loan payable 3 lakh rupees, out of which 2,80,000 is paid. 2,80,000 is paid. So interest on loan payable is 3 lakh, out of which 2,80,000 is paid. Compute income from house property. Compute income from house property for previous year 25-26. For previous year 25-26. चलो करो सॉल्व. चलो डिस्कस करते हैं अभी.
एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया क्रिश बताओ? 11 lakhs। फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट करके 9.5 lakhs। फिर स्टेप 2 प्लस वेकेंसी रेंट ऐड करोगे 14,70,000। तो इसका मतलब आपका जीएवी क्या हो जाएगा? 9,50,000। माइनस करो म्युनिसिपल टैक्स 25,000, एनएवी 925, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, and interest on loan 3 lakhs। Final answer 3,47,500। चेक करो, कुछ डाउट हो तो पूछो इसमें। आ रहा है ये आंसर? 347,500। क्लियर? चलो अब अपन नेक्स्ट नोट स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो नोट है ये है ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब क्या? आप लोगों को जो 24B में डिडक्शन मिलता है ना इंटरेस्ट ऑन लोन का, अब अपना डिस्कशन उसके ऊपर होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, बराबर से समझना कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दिए गए। इंटरेस्ट ऑन लोन में एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे आज ही, जो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट करके। ध्यान से सुनते जाओ क्या क्या पॉइंट्स है इंटरेस्ट को लेके। पहला पॉइंट इंटरेस्ट को लेके ध्यान में जो रखना है वो अपना ऑलरेडी हो चुका है कि आपको लोन पे इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा ऑन ड्यू बेसिस। तो अगर आपका इंटरेस्ट क्या हो चुका है? ड्यू हो चुका है, यानी इसे आप माइनस कर पाओगे, पेमेंट बेसिस पे माइनस नहीं कर। तो जैसे ही इंटरेस्ट क्या हो गया? ड्यू, आप क्या कर दो? माइनस। तो पहला ही पॉइंट क्या याद रखना है? ड्यू बेसिस पे माइनस करने मिलेगा, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सेकेंड, आपको है ना लोन जो है ना लोन, आपको लोन लेनी चाहिए घर के लिए, तो ही हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे। और घर के लिए लोन लेनी चाहिए इसका मतलब क्या? आइदर यू टेक लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और रिपेयर, रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और एक्विजिशन ऑफ द हाउस। सो आप लोन क्या पर्पस के लिए ले रहे हो? या तो कंस्ट्रक्शन, या फिर रिपेयर, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, या फिर एक्विजिशन, तो ही हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे। सोचो आपने लोन ली है शादी करने के लिए, अब क्या उसकी इंटरेस्ट हम आपको माइनस करने हाउस प्रॉपर्टी में देंगे? कभी भी नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने तभी देंगे व्हेन लोन इज रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। सो लोन इज टेकन आइदर फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। सो अगर आपने लोन ये 5 पर्पस के लिए लिए, दैट इज CRRRA, तो ही हम आपको इंटरेस्ट जो है वो माइनस करने देंगे। सो पहला पॉइंट क्या याद रखना है? तो पहला पॉइंट याद रखना है कि जो इंटरेस्ट है वो ड्यू बेसिस पे मिलता है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि हमें लोन क्या पर्पस के लिए लेनी है? CRRRA के लिए। थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर समझो आपने लोन जो है ना लोन वो किसी एजेंट के थ्रू सैंक्शन करवाई हुई, मतलब क्या? आपको एजेंट ने हेल्प किया है लोन पास करवाने के लिए। सो आप डायरेक्टली बैंक में नहीं गए, आप किसी
एजेंट के पास गए, एजेंट ने सारी फॉर्मेलिटी खत्म की, तो एजेंट आपसे क्या चार्ज करेगा, ब्रोकरेज या फिर कमीशन। तो ये ब्रोकरेज एंड कमीशन जो आप एजेंट को पे करोगे ना, इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। क्यों नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है ना 30%, बस हो गया। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसीलिए इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप जो भी क्या पे करोगे बोलो, ब्रोकरेज या कमीशन, किसको पे करोगे, एजेंट्स को, कहने से वो हम आपको माइनस करने नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना अभी ये पॉइंट पे, समझो आपने लोन ली 50 लाख की, इंटरेस्ट जो है वो है एट द रेट ऑफ 10%। अब जैसे ही एक साल खत्म हुआ, ईयर 1 एंड हुआ, इंटरेस्ट पेबल जो था ना, पेबल वो था 5 लाख, बट इंटरेस्ट पेड जो था, पेड वो था 0। मतलब क्या, जिससे आपने लोन लिया उसको आपको 5 लाख देना था, बट आपने अभी तक दिया नहीं है। चलो आपने नहीं दिया तो भी आपको क्या 24B में ये 5 लाख माइनस करने मिल जाएगा, तो आंसर इज यस, 5 लाख माइनस करने मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, ड्यू बेसिस पे मिलता है इसीलिए। बट अब तुम सोचो ईयर 2 में क्या होगा पता है, ईयर टू में आपने जिससे लोन ली है वो आपको क्या बोलेगा कि भाई तू 50 लाख रुपया प्रिंसिपल जो है उस पे तो इंटरेस्ट मुझे पे कर, कितनी, 5 लाख रुपए की, बट तूने फर्स्ट ईयर का मुझे इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो इसके ऊपर भी मैं तुझसे क्या लूंगा, इंटरेस्ट। जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे नहीं किया है उस पे भी मैं इंटरेस्ट लूंगा, तो इसके ऊपर मैं 10% के हिसाब से 50,000 इस पे इंटरेस्ट लूंगा। और आपने क्या किया, टोटल पेमेंट किया इस साल में, कितना पेमेंट किया, 10.5 लाख का। कैसे 10.5 लाख, लास्ट ईयर का 5 लाख, करंट ईयर का 5 लाख और प्लस 50,000 जो आपने इंटरेस्ट पे किए, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है, ये जो 50,000 आपने पेमेंट किया है, ये 50,000 का जो पेमेंट किया है, ये क्या चीज है, तो कहने से दिस इज इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन व्हाट, अनपेड इंटरेस्ट। तो ये 50,000 जो है, क्या हमें 24B में ये 50,000 माइनस करने मिलेगा, तो आंसर इज नो। आपको इधर भी डिडक्शन कितना मिलेगा, 5 लाख का। कौन सा 5 लाख, समझ में आया ना, ये सेकेंड ईयर का जो 5 लाख था वो। तो जो भी आप क्या पे करोगे बोलो, इंटरेस्ट पे करोगे, किसके ऊपर, अनपेड इंटरेस्ट के ऊपर, वो हम माइनस करने नहीं देंगे। दिस इज लाइक अ पेनल्टी विच यू आर पेइंग। समझ में आ रहा है, पेनल्टी पे कर रहे हो, कौन सी चीज के लिए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया इसीलिए आपको पेनल्टी लग रहा है, तो ये हम आपको कभी माइनस करने, बैठा दिमाग में बैठा। चलो पहला पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने, इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा ऑन ड्यू बेसिस। आपको हम इंटरेस्ट माइनस करने तभी देंगे व्हेन लोन इज टेकन फॉर CRRRA। फिर उसके बाद लोन जो है, अगर किसी एजेंट ने आपको हेल्प किया है, आप एजेंट को कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रहे हो, तो हम आपको माइनस करने नहीं देंगे, मतलब ब्रोकरेज एंड कमीशन। एंड जो इंटरेस्ट है ऑन अनपेड इंटरेस्ट, वो भी हम माइनस करने नहीं देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट बराबर से समझो। समझो मिस्टर कुश जो है उसने एक लोन लिया है, लोन क्या लिया है बोलो, लोन। ये लोन उसने टोटल 50 लाख का लोन लिया है, और उसने लोन जो है वो अपने फ्रेंड से लिया है, ध्रुव से। अब मिस्टर ध्रुव से उसने लोन ले लिया, 50 लाख का लोन लिया है, फ्रेंड है दोनों। ध्रुव ने इसको बोला है कि मैं तो तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा एट द रेट ऑफ 20%। कितना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, 20%। अब कुश जो है वो हर साल सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर पा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पे ही नहीं कर पा। कुश ने ये 50 लाख से क्या खरीद लिया, हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। तो ध्रुव से लोन लिया 50 लाख का, हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। अब हर साल क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट।
और इंटरेस्ट जो है उसका वो डिडक्शन ले रहा है, बट प्रिंसिपल अमाउंट दे ही नहीं पा रहा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अब क्या हुआ, समझो 2-3 साल बाद कुश का और एक फ्रेंड है मिस्टर ए करके, कुश का और एक फ्रेंड है कौन, मिस्टर ए। उसने कुश को क्या बोला कि कुश एक काम कर, मैं तुझे 50 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं और मैं तुझसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा एट द रेट ऑफ 12%। तो ये मिस्टर ए जो है वो रेडी है क्या करने के लिए, लोन देने के लिए, किसको, मिस्टर कुश को, और कितना इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है वो, सिर्फ 12%। तो अब कुश क्या करेगा मुझे बताओ, मिस्टर ए से लोन ले लेगा और ये पहले तो मिस्टर ध्रुव जो है उसको क्या कर देगा, 50 लाख का रीपेमेंट कर देगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर 20% है, यानी से इधर 12% हो रही है। अब तुम समझ में आ रहा हो अगर आपको, तो मिस्टर ए के जो है, मिस्टर के, उसके बुक्स में अभी भी लोन जो आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग लोन, वो अभी भी 50 की 50 लाख ही है। सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ पर्सन चेंज हो चुका है। अभी आपके बुक्स में लायबिलिटी में नाम किसका दिख रहा था, ध्रुव का, ध्रुव का लायबिलिटी में से नाम हट के मिस्टर ए आ चुका है। तो अभी भी लोन आउटस्टैंडिंग कितनी है, 50 लाख ही है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि मिस्टर के ने ये जो लोन ली है किससे, मिस्टर ए से, जिसपे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 12%, क्या ये वाली इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगी 24B में, तो आंसर इज यस, ये वाली इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगी। थोड़ा सा ना अपना दिमाग चलाओ, दिस इज नॉट अ पेनल्टी विच इज पेइंग। इसने सिर्फ क्या किया है, लोन जो है ना, लोन उसमें पर्सन को चेंज कर दिया है जिससे इसने लोन लिया था। और आप मुझे बताओ, आप लोन स्विच कब करोगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा कि कम होगा, कम, अरे मतलब नया लोन कब लोगे, तो नए लोन में इंटरेस्ट जो है वो कम होगा, तब कहने से लोन को स्विच करोगे। पुरानी लोन हायर रेट पे है और नया लोन लोअर रेट पे, तभी तुम स्विच करोगे ना। तुम्हें समझ में क्या आना चाहिए, इधर ये जो इंटरेस्ट पे करेगा 50 लाख पे, तुम्हें समझता है कुछ पहले भी आप 50 लाख पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अभी भी आप 50 लाख पे ही इंटरेस्ट पे करोगे, सिर्फ पर्सन चेंज हुआ है और रेट चेंज हुआ है। अब तुम सोचो, अगर गवर्नमेंट ये चीज माइनस करने ना देना, ये नए लोन का इंटरेस्ट, तो तुम्हें समझ में आता है नुकसान है ना, नुकसान गवर्नमेंट का होगा। कैसे, फिर कोई भी पर्सन है ना लोन स्विच नहीं करेगा, स्विच नहीं करेगा मतलब क्या हो जाएगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जितना इंटरेस्ट ज्यादा उतना गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम, क्योंकि इंटरेस्ट आपको माइनस करने देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, 50 लाख का लोन पहले भी था अभी भी है, माइनस करो इंटरेस्ट। मतलब मैं क्या सिखाना चाहता हूं, अगर आपने एक न्यू लोन लिया है, न्यू लोन क्यों लिया, नया लोन क्यों लिया, टू रीपे योर ओल्ड लोन। अगर आपने कोई नया लोन लिया टू रीपे योर ओल्ड लोन, यानी से ये नया लोन जो है ना उस पे इंटरेस्ट हम माइनस करने देंगे, उस पे जो इंटरेस्ट है वो हम माइनस करने देंगे। बैठा, दिमाग में बैठा आपके। तो पहले तो तुम देखोगे तो इधर देखो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, इंटरेस्ट इज अलाउड इफ लोन इज टेकन फॉर CRRRA। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन ड्यू बेसिस। थर्ड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टिव। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है पढ़ो, इंटरेस्ट पेबल ऑन अ फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन इज एडमिसिबल एज अ डिडक्शन। एंड फिफ्थ पॉइंट देखो क्या लिखा है, ब्रोकरेज एंड कमीशन पेड टू एजेंट फॉर अरेंजिंग लोन इज नॉट अलाउड। पहले तुम्हें ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए। अब अपन जा रहे हैं पॉइंट नंबर 6 पे, ध्यान से सुनना। यहां तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो पहले। हाँ, वो 10 लाख पे नहीं मिलेगा आपको इंटरेस्ट, 10 लाख पे नहीं मिलेगा, सिर्फ 50 लाख का जितना आपने रीपे किया है वो। 10 लाख किस पर्पस के लिए लिया है फिर वो चैप्टर में, मतलब सपोज कि आपने लोन
कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए लिया है, तो वहां से जो इनकम आएगी उसमें से आप माइनस करना, उसको हाउस प्रॉपर्टी से नहीं। बड़े अपन आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट बराबर से समझना। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें क्या दिया है कि आपकी ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सुनना बराबर से, ओए आप जो ये इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट आपको लेट आउट प्रॉपर्टी पे भी देना पड़ेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे भी देना पड़ेगा। मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने सेल्फ ऑक्यूपाइड के जो प्रोविजंस बनाए हैं उसमें अपना फायदा है कि अपना नुकसान? अपना 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 फायदा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने को माइनस करने देता है इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? अब तुम थोड़ा सा सिर्फ है ना अपना दिमाग चलाओ। एक तो आपने प्रॉपर्टी एसओपी रखी है, मतलब दैट प्रॉपर्टी इज नॉट एन इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी से इनकम नहीं आ रही है, आप खुद रह रहे हो, गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट भी दे रहा है कि भाई चल तुझे हम इंटरेस्ट माइनस करने देंगे। अब तुम सिर्फ सोचो, अगर प्रॉपर्टी से इनकम आ रही हो ना, इनकम, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि चल भाई इनकम आ रही है तो तू खर्चे माइनस कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर समझो गवर्नमेंट को पता ही है कि हमें तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, किसमें? एसओपी के केस में, तो गवर्नमेंट भी जो प्रोविजन बनाएगा कुछ तो सोचेगा ना एसओपी को लेके कि भाई अपना नुकसान है, बट नुकसान भी अपन एक लिमिट तक लेते हैं। क्योंकि तुम समझो एसओपी में आने वाला क्या है? नेगेटिव आंसर, अगर लोन है तो। अब सोचो कि आपके पास पैसा बहुत है, आपने क्या किया? पैसा बहुत है तो भी आपने लोन लिया और लोन से आपने घर खरीदा। अब सोचो आपका इस साल फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का पेमेंट ही 20 लाख आ रहा है। 20 लाख की तो आपकी क्या आ रही है? इंटरेस्ट। कौन से ईयर की? फर्स्ट ईयर की। और आप बोल रहे हो कि मेरा घर एसओपी है, 20 लाख का लॉस। और आपकी दूसरी इनकम जो है, दूसरी इनकम समझो आप दूसरी इनकम सब मिला के 30 लाख की कमा रहे हो, सब मिला के। अब आप क्या बोलोगे? 30 लाख में से 20 लाख माइनस करता हूं, 10 लाख पे टैक्स भरता हूं। फिर तो कहने से हर एक पर्सन क्या करेगा पता है? जिसकी इनकम है वो क्या करेगा? लोन लेके घर ले लेगा और बोलेगा करो माइनस। एक घर भी बनता जा रहा है और टैक्स भी नहीं भरना पड़ रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया, क्या? कि जो प्रॉपर्टी से आपको इनकम आ रही है, इनकम मतलब लेट आउट या फिर डीम्ड टू बी लेट आउट, या तो लेट आउट प्रॉपर्टी या तो डीम्ड टू बी लेट आउट, इनकम आ रही है ना, तो जितना भी आपका खर्चा होगा ना सब माइनस करने देंगे। सो अगर प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे दी है या डीम टू बी लेट आउट है, तो उधर जितनी भी इंटरेस्ट होगी ना सब माइनस करो। लेकिन एसओपी के केस में हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे, लेकिन एक लिमिट तक ही माइनस करने देंगे। गवर्नमेंट ने एसओपी के केस में क्या डाल दिया है? लिमिट डाल दी है। कौन सी चीज पे? इंटरेस्ट के ऊपर, कि हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे लेकिन एक लिमिट तक देंगे। अरे मैंने जो बोला वो समझा आपको? अब सुनो, अब अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो कौन सी प्रॉपर्टी पे बोलो पहले तो? एलओपी या डीएलओपी? तो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। मतलब अगर आपने लोन ली, घर खरीदा, घर भाड़े पे दिया, रेंट आना स्टार्ट हुआ, जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना सब माइनस करो, कोई लिमिट नहीं। 24B में नो रेस्ट्रिक्शन। 5 लाख इंटरेस्ट है करो, 10 लाख इंटरेस्ट है करो, 15 लाख है करो। बट अगर आपने लोन लिया, घर खरीदा और वो घर में खुद रह रहे हो, मतलब अब वो प्रॉपर्टी क्या बन गई है? एसओपी है। तो हम एसओपी के केस में, सुनो ये बराबर से, एसओपी के केस में क्या डाल रहे हैं? लिमिट्स। एसओपी में हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने देंगे लेकिन एक लिमिट तक ही देंगे। और एक चीज मिलेगी कौन से स्कीम में इंटरेस्ट? ओनली अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में तो मिलेगा ही नहीं। तो ओल्ड टैक्स रेजिम, ऑप्शनल टैक्स रेजिम में आप इंटरेस्ट माइनस करो
हम आपको इंटरेस्ट माइनस करने दे रहे हैं, बट हम आपको एक लिमिट तक ही इंटरेस्ट देंगे। और कितनी लिमिट तक इंटरेस्ट देंगे, तो ध्यान से सुनो, यहां पे ना रखी है कुछ कंडीशंस। बोलो क्या रखी गई है? कंडीशंस। अगर कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है, वो सिखाऊंगा मैं कौन सी कंडीशन, तो हम आपको मैक्सिमम 2 लाख ही देंगे माइनस कर। और अगर कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होती है, तो हम आपको मैक्सिमम कितना देंगे? बोलो 30,000। कितना देंगे? 30,000। तो अगर कंडीशन सैटिस्फाई हो गई तो 2 लाख, और नहीं हुई तो मैक्सिमम कितना? 30। एक मिनट, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में कंडीशन सिखाऊंगा। समझो, कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है, सुनना, सिखाऊंगा मैं आपको कंडीशन। 4 कंडीशन है। अगर चारों कंडीशन क्या हो जाती है? सैटिस्फाई, और आपकी जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट आपने जो लोन ली है उस पे जो इंटरेस्ट ड्यू है, वो है 2,50,000 की। कितनी है? 2,50,000। सो जो लोन लिए उस पे जो आपको इंटरेस्ट पेबल है वो 2,50,000 है। हम आपको माइनस करने कितना देंगे? बोलो फटाफट। 2 लाख ही देंगे। अगर कंडीशन सैटिस्फाई हो गई तो 2 लाख ही मैक्सिमम में। इधर ही ध्यान देना। समझो, वापस से कंडीशन सैटिस्फाई हो गई और आपने जो लोन लिए उस पे जो इंटरेस्ट ड्यू है ना, वो है 1,80,000। अब कितना मिलेगा? 1,80,000। अरे जब इंटरेस्ट ही 2 लाख से कम है तो जितनी इंटरेस्ट है उतना ही देंगे ना। आ रहा है ना समझ में? समझो, कंडीशन में आपको सिखाऊंगा और वो सेटिस्फाई नहीं हुई और आपकी इंटरेस्ट 25,000 है, 25,000, तो 25,000 मिलेगा। और आपकी इंटरेस्ट अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और आपकी इंटरेस्ट अगर 2,50,000 है तो 30,000 मिलेगा। बैठा? दिमाग में बैठा आपके? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जितनी आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट है, एक्चुअल इंटरेस्ट, उसको कंपेयर करना 2 लाख के साथ, विच एवर इज लोअर, उतना हम आपको डिडक्शन। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एक्चुअल इंटरेस्ट और 30,000 विच एवर इज लोअर। एक मिनट, कंफ्यूज नहीं होना, बराबर से समझना। इंटरेस्ट जो है, अगर आपने प्रॉपर्टी एलओपी रखा है, मतलब लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट है, तो दिस प्रॉपर्टीज आर इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी, यहां से इनकम आ रही है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, जितना आपका खर्चा होगा हम सब माइनस करने देंगे। तो इधर खर्चों पे कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, जितना इंटरेस्ट है सब माइनस करो। लेकिन एसओपी में गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है, आपको बेनिफिट देने के चक्कर में गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन बनाया कि अगर एसओपी है प्रॉपर्टी तो आपको हम एक लिमिट तक ही इंटरेस्ट माइनस करने दें। और वो लिमिट कितनी है? अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो 2 लाख, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो 30। अब कितनी कंडीशंस है? तो 4 कंडीशंस है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो 2 लाख मिलेगा। एक हाथ नहीं हुई, या कोई 2 नहीं हुई, या 3 नहीं हुई, या चारों नहीं हुई तो 30। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो 30। चारों होनी चाहिए तो 2 लाख। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कंडीशंस को लेके, तो वी विल अज्यूम ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बैठा दिमाग में? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर ये 4 कंडीशंस क्या है? ध्यान से सुनना, ये 4 कंडीशंस क्या है? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, ध्यान देना, कंडीशन नंबर 1 है लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। क्या लिखा है? पढ़ो। लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर विच डेट? 1/4/1999। मतलब क्या? आपको लोन जो है ना, लोन वो 1/4/1999 या उसके बाद लेने का। आपको लोन 1/4/1999 या उसके बाद लेना। अब ये जो ईयर है ना, ये डेट क्यों रखी गई है? क्योंकि ये ईयर और इसके नेक्स्ट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में काफी अमेंडमेंट्स हुई थी।
आपको याद हो तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था, आपको जब एक्सप्लेन किया था कि 99, 2000 एंड 2000, 2001 में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स हुई थी, इसीलिए ये कंडीशन वो साल के लिए रखी गई। क्या है कंडीशन? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर विच डेट? तो लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। अब गलती नहीं करना, बराबर से सुनना। अगर आपने लोन एग्जैक्ट 1/4/1999 को ली है, क्या आपको इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा? आंसर इज यस। आपने 1/4/1999 के बाद लोन लिए, मिलेगा इंटरेस्ट माइनस करने? यस के नो? 1/4/1999 के पहले लिए, मिलेगा इंटरेस्ट माइनस करने? नो नहीं बेवड़े, मिलेगा, लेकिन तुम समझो 30,000 मिले। तो मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूं कि अगर तुमने लोन इसके पहले ली तो मिलेगा ही नहीं। अपन क्या पढ़ रहे? कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो 2 लाख और नहीं हुई तो 30,000। गया भेजे में आपके। तो अगर आपने लोन कौन सी डेट या उसके बाद लिए 1/4/1999 या उसके बाद, तो कितना मिलेगा? 2 लाख। अगर आपने लोन घर के लिए ही लिए लेकिन 1/4/1999 के पहले ली है तो 30,000 मिलेगा। सेकेंड पॉइंट में कंफ्यूज मत होना, बराबर से समझना। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान देना सब लोग। लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर RR&R, that is repair, renovation and reconstruction. Loan should not be taken, should not। अब एक मिनट, कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ी देर पहले मैंने ही आपको सिखाया है क्या कि लोन शुड बी टेकन फॉर CRRRA, ये मैंने ही सिखाया आपको। अब मैं बोल रहा हूं लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर RRR। सो कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना। अगर आपने लोन कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया है तो हम आपको 2 लाख इंटरेस्ट माइनस करने देंगे। अगर आपने लोन RRR के लिए लिया है तो हम आपको 30,000 देंगे। और सुनो, अगर आपने लोन किसी और पर्पस के लिए लिया है एक्सेप्ट CRRRA तो देंगे ही नहीं। आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या है पता है कि अगर आपने लोन C और A के लिए लिया है तो आपको 2 लाख मिलेगा। RRR के लिए लिया है तो आपको 30,000 मिलेगा। लोन होना तो CRRRA के लिए ही चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और पर्पस के लिए लोन उठाया है आपने तो फिर मिलेगा ही नहीं, सो पहला कंडीशन क्या था बोलो? पहला कंडीशन, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर विच डेट? 1/4/1999। सेकेंड कंडीशन क्या था? लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर RR&R। बैठा इतना दिमाग में? अब ध्यान देना। अब थर्ड कंडीशन, कितनी कंडीशन है मैंने बोला था आपको? 4। अब थर्ड कंडीशन पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन। बोलो क्या क्या? कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन, दो चीज जो जिसके लिए आप लोन ले रहे हो, कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो या फिर एक्विजिशन के लिए ले रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन जो है शुड बी कंप्लीटेड within 5 years from the end of the year in which loan is taken। मतलब क्या? अगर आपने लोन किस पर्पस के लिए लिया है? कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए अगर आपने लोन ली है तो आपका कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। कितने टाइम में बोलो? 5 years। बट 5 years कब से? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन इज टेकन। इसका मतलब क्या? इफ सपोज योर डेट ऑफ टेकिंग लोन, आपने जिस दिन लोन ली है वो है 15 सितंबर 2022। अगर आपने 15 सितंबर 2022 को लोन लिए, क्यों लिए? फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। देन ये साल के एंड में जाओ, मतलब 31 मार्च 2023 प्लस इसमें 5 इयर्स ऐड करो, दैट इज 31 मार्च 2028। ये डेट तक आपका घर बन जाना चाहिए या फिर अक्वायर हो जाना चाहिए। अगर ये डेट तक हो गया तो 2 लाख, और नहीं हुआ तो 30,000। अरे बैठा दिमाग में? और लास्ट कंडीशन वो इजी है क्या?
कि आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मतलब क्या? आपने किसी से लोन ली है, अब आप उसको क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। तो सामने वाला पर्सन आपको एक प्रूफ देना चाहिए, एविडेंस देना चाहिए कि आपने इतना इंटरेस्ट मुझे दिया है। तो वो प्रूफ है आपके पास क्या? कि सामने वाले को आपने इंटरेस्ट पे किया है। सो आपने जिससे लोन लिया है वो पर्सन आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देगा। तो आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये चार कंडीशंस बोलो क्या हो जाती है? सेटिस्फाई। तो हम आपको कितना इंटरेस्ट माइनस करने देंगे? 2 लाख। और समझो अगर एक हाथ कंडीशन भी नहीं हुई तो 30,000 गया ये भेजे में। चलो पहला कंडीशन क्या है? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। सेकेंड कंडीशन, लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर R and R. Third, construction and acquisition should be completed within from the end of the year in which loan is taken. And last is interest certificate. अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैक्सिमम, और नहीं हुई तो 30 गया भेजे में। अब 1 मिनट, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका भी आंसर जिसको भी देना है रेज योर आंसर, ऐसे ही चिल्लाना नहीं आंसर। ध्यान से सुनो क्वेश्चन। समझो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे दी है, जिससे आपको रेंट आ रहा है मंथली 50,000। कितना रेंट आ रहा है मंथली? 50,000। आपने एक लोन ली 50 लाख रुपए। क्यों लोन ली है? आपको अभी घर के अंदर रिपेयर्स करवाना, तो रिपेयर करवाने के लिए आपने लोन लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10%। कितनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10। 50 लाख की लोन है, रिपेयर्स के लिए ली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ड्यू जो हुआ है ना, ड्यू वो है 5 लाख। 50 लाख के ऊपर 10%। बट आपने वो 5 लाख में से अभी पेमेंट सिर्फ 3 लाख का ही किया है। कितने का पेमेंट किया है? 3 लाख। मुझे आपसे आंसर चाहिए कितना इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा। रेज योर आंसर ना, अमाउंट ही बताना। हाँ हाँ 30,000, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, पक्का 5 लाख। तो आंसर इज 5। क्यों? आपने घर है ना, घर भाड़े पे दिया हुआ है, एसओपी नहीं है, एलओपी है, एलओपी। और एलओपी में कोई लिमिट ही नहीं बैठा दिमाग में। तो ये नहीं देखना कि रिपेयर वर्ड आ गया तो चलो 30,000 कर दो। आप ये भी देखो कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, लेट आउट है क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्लियर हुआ इतना? चलो नेक्स्ट पॉइंट बराबर से समझना, फिर आप लोग ये सारी चीजें नोट करोगे। ध्यान से सुनो, 2 मिनट रुकना भाई तू। अब आपके पास कितने एसओपीस हो सकते हैं? एसओपीस 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। समझो आपके पास 2 घर है, हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2। हाउस प्रॉपर्टी 1 एंड हाउस प्रॉपर्टी 2। समझो ये भी आपके लिए एसओपी है, आपके लिए ये एसओपी है, और ये भी आपके लिए एसओपी है। ठीक है, 2 घर तो आप रख सकते हो ना एसओपी। अब मैंने आप लोगों को अभी यहां पे ये लिमिट सिखाई, लिमिट्स, कि आपको हम मैक्सिमम 2 लाख देंगे और 30,000 देंगे, 2 लाख या 30,000 देंगे माइनस करने। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। समझो आपके पास 2 घर है, 2। ये पहला जो घर है ना, पहला घर, उसमें चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, चारों कंडीशन जो मैंने आपको सिखाई, चारों हो रही है सेटिस्फाई। और ये सेकंड घर जो है उसमें भी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 2 घर है, पहले में भी चारों सेटिस्फाई हुई, दूसरे में भी चारों सेटिस्फाई हुई। तो ये फर्स्ट घर की जो लिमिट है ना, लिमिट वो 2 लाख हो गई। सेकंड घर की भी लिमिट कितनी हो गई? तो दोनों मिला के कितना मिलेगा अपने को? दोनों मिला के भी 2 लाख ही मिलेगा। मतलब मैं क्या सिखाना चाहता हूं, ये जो 2 लाख की लिमिट है ना, वो पर प्रॉपर्टी नहीं है आपके लिए, दोनों प्रॉपर्टी का मिला के आपको 2 लाख दे। आप 2 एसओपी रख सकते हो, दोनों का मिला के हम आपको 2 लाख ही देंगे। अच्छा चलो सेकंड केस लो, कि अगर समझो एक घर का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया,
तो ये घर का कितना इंटरेस्ट मिलेगा माइनस करने, परफेक्ट। और इसका नहीं हुआ तो एक मिनट, चलो ये केस को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, रुको, वो बाद में देता हूं एग्जाम। चलो इधर नहीं हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो पहले घर का कितना 30, सेकेंड घर का भी नहीं हुआ तो 30, और दोनों मिला के कितना 30 ही मिलेगा, दोनों मिला के। बैठ रहा है दिमाग में? चलो एक मिनट, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो पहले घर के केस में 2 लाख, इसमें नहीं हुई तो इसका 30, और दोनों को जब ऐड करोगे तो मैक्सिमम 2 लाख। मतलब आपको यह समझ में आता है, एसओपी में आपका लॉस, एसओपी में आपका लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 लाख से ज्यादा कभी लॉस होगा ही, 2 लाख से ज्यादा कभी लॉस होगा ही नहीं एसओपी के केस में। बैठा ये दिमाग में बैठा आपके? अब ये देखो, पहले तो ये चार्ट देख लो, ये चार्ट देख लो। एलओपी डीएलओपी में क्या लिखा है? नो लिमिट। एसओपी के केस में क्या लिखा है? नॉट अलाउड अंडर 115 ईएसी, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मैक्सिमम 2 लाख, नहीं हुई तो मैक्सिमम 30। ये देखो एग्जांपल, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, नहीं हुई नहीं हुई, हो गई 1,80,000 है तो 1,80,000, हो गई नहीं हो गई, और 2,80,000 इंटरेस्ट है तो 2 लाख, 25,000 है तो 25, और यहाँ पे 2,50,000 है तो 30। समझा कि नहीं? कितनी कंडीशंस थी? लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999. Loan should not be taken for RRR. Acquisition and construction is completed within 5 years from the end of the financial year in which capital was borrowed. इसका तुम्हें चाहिए तो एक छोटा सा इधर अपन एग्जांपल लिख लेते हैं। डेट ऑफ टेकिंग लोन, क्या लिख रहा हूं मैं? डेट ऑफ टेकिंग लोन। आपने लोन कौन से दिन पे लिए? समझो आपने 15 सितंबर 2022 में लोन लिए, तो आपका ये पीरियड कब तक हो जाना चाहिए? तो इसके एंड में जाओ, 31 मार्च 2023 प्लस 5 years ऐड करो, सो दैट इज 31 मार्च 28। एंड लास्ट में क्या लिखा है? इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड। तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट किससे लेना है? ये किससे लेना है? जिससे आपने लोन ली है। और नीचे देखो, आपके पास 2 घर है, 2। समझो केस 1, पहले केस में दोनों घर में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये घर का भी 2 लाख, ये घर का भी 2 लाख, और दोनों मिला के भी 2 लाख ही मिलेगा। नहीं होती है तो 30,000, और इधर हो गई तो 2 लाख, इसका 30,000, दोनों मिला के 2 लाख। आपको दोनों प्रॉपर्टीज का मिला के 2 लाख का ही बेनिफिट मिलता है। अरे समझा? यहां तक कुछ भी डाउट हो तो आप पूछो। क्लियर हो रही है चीजें आप लोगों को? पहले आप लोग इतना लिखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अब अपने को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो एग्जाम में आ चुका है फॉर 8 मार्क्स। ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड ऐसा ही क्वेश्चन अगर आया ना तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर क्वेश्चन ये टाइप का पूछना है तो सिमिलर लाइंस पे आएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि असेसी के पास 3 प्रॉपर्टीज है और तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज उसने सेल्फ ऑक्यूपाई रखी है। कितनी प्रॉपर्टीज है असेसी के पास और तीनों क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। 3 प्रॉपर्टीज एंड ऑल प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब मुझे आप बताओ कितनी प्रॉपर्टीज को हम एसओपी रख सकते हैं? 2। तो एक को क्या मानना पड़ेगा? एक डीएलओपी मानना पड़ेगा। अब अपने सामने क्वेश्चन क्या आता है पता है कि हमें 3 घर में से 2 घर को एसओपी लेना है और एक को डीएलओपी। कौन से घर को डीएलओपी लेंगे या कौन से 2 घर को एसओपी लेंगे? तो जिसमें असेसी का बेनिफिट ज्यादा हो वो करना है अपने को। ऐसा तो कहीं पे भी लॉ में नहीं लिखा है कि फीफो बेसिस फॉलो करो कि पहला घर एसओपी, दूसरा एसओपी तो तीसरा डीएलओपी, ऐसा नहीं लिखा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जो असेसी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो वो करना पड़ेगा। अब असेसी के लिए क्या बेनिफिशियल होगा तो वो हमें कैलकुलेशन के थ्रू ही पता चलेगा। अब कैलकुलेशन में क्या करना पड़ेगा? तो ये कैलकुलेशन के अंदर है ना, कितने घर है मुझे बताओ आपके पास? 3। हाउस प्रॉपर्टी 1, 2 एंड 3। अब मुझे बताओ आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अब अपने को तो ये देखना है कि असेसी के लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है। तो एक ऑप्शन क्या है अपने पास? ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसको हम एसओपी ले, इसको भी एसओपी ले और इसको डीएलओपी ले ले और एक आंसर निकाले अपन। तो ये एक आंसर आ गया अपने पास। उसके बाद और एक ऑप्शन है अपने पास, क्या? इसको एसओपी लो और इसको एसओपी लो और इसको डीएलओपी ले लो। तो ये दूसरा ऑप्शन बन गया अपने लिए। और तीसरा ऑप्शन और क्या पॉसिबल है? तीसरा ऑप्शन है कि पहले घर को डीएलओपी लो और बाद में 2 को एसओपी लो। तो अपने को ये क्वेश्चन में 3 वेज से पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और समझो कि आपका इधर आंसर ऑप्शन 1 में जब आपने हाउस 1 को एसओपी लिया, हाउस 2 को एसओपी लिया और इसको डीएलओपी लिया और आपका आंसर सपोज आ रहा है 6 लाख रुपया, यहां पे आ रहा है 7 लाख और यहां पे आ रहा है 8 लाख। तो आप असेसी को क्या एडवाइस करोगे कि भाई तू एक काम कर, ये ऑप्शन में चला जा, पहले घर को एसओपी ले, दूसरे को एसओपी ले और तीसरे को डीएलओ। बैठा दिमाग में बैठा। और अगर समझो नेगेटिव 6 आया, नेगेटिव 7 आया और नेगेटिव 8 आया तो हम असेसी को बोलेंगे लास्ट ऑप्शन में जा, क्योंकि जितना ज्यादा लॉस उतना तेरे को सेट ऑफ का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तुम्हें चीजें क्लियर हो रही हैं? तो अगर असेसी के पास 2 से ज्यादा घर है और उसने एसओपी रखे हैं तो अपने को ऐसे ऑप्शन वाइज देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि इसको डीएलओपी ले लो या इसको डीएलओपी ले लो। अपने को तो ये देखना है कि असेसी को ज्यादा बेनिफिट कहां पे मिल रहा है। तो असेसी को बेनिफिट कहां पे मिल रहा है उसके लिए अपने को 3 वेज से ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 3 वेज से। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? अब है ना, मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन रखता हूं। इट्स अ मॉड्यूल क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये। पढ़ो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है। गणेश हैज 3 हाउसेस all of which are self occupied, all of which are self occupied, all of which are self occupied मतलब तीनों घर एसओपी है। the particulars of the houses for the year 25-26 are as under। अब आपको सारी डिटेल्स दी है। थोड़ा सा अपना दिमाग चलाने का, एक्चुअल रेंट नहीं होगा इधर। अरे भाई एसओपी है, तो एक्चुअल रेंट तो आएगा नहीं। तो इसीलिए म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, फिर डायरेक्टली म्युनिसिपल टैक्स आ गया और इंटरेस्ट दिया हुआ है जो आपने लोन लिए उस पे। बट इन्होंने क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या पूछा है वो देखो। कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
for AY 26-27 and suggest which houses should be opted by Ganesh to be assessed as self-occupied so that his tax liability is minimum. अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि whether he is going under optional scheme or he is going under default. इसका मतलब आपको दोनों का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, ऑप्शनल भी और डिफॉल्ट. बट डिफॉल्ट में ना बहुत इजी हो जाएगा. तुम ऑप्शनल कर लो, डिफॉल्ट बहुत इजी. कैसे? डिफॉल्ट में ना इधर देखो, तुमने डीएलओपी के तो आंसर निकाल लिए होंगे और डिफॉल्ट में एसओपी के तो 0 ही होते हैं आंसर. अरे यार ओए, डिफॉल्ट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है एसओपी में, तो सिर्फ डीएलओपी का जो आंसर होगा वही तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया डिफॉल्ट में. समझा ना कि नहीं समझा? तो ऑप्शनल में आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ऑप्शनल में इसको एसओपी एसओपी और डीएलओपी लेके इसको डीएलओपी इसको एसओपी डीएलओपी एसओपी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन डिफॉल्ट में तो क्या है, ऑप्शनल बना लिया तो डिफॉल्ट विल बी वेरी इजी फॉर. गया भेजे में गया. अब है ना, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आईसीएआई ने कैसे दिया है मैं आपको पहले थोड़ा सा गाइड करता हूं. आपको हर एक प्रॉपर्टी को एक बार डीएलओपी लेना है ना, एक बार तो आपको हर एक प्रॉपर्टी को एक बार तो डीएलओपी लेना ही है. तो पहले आप डीएलओपी का ही आंसर निकाल लो. तीनों को ऐसा समझो कि डीएलओपी है और आंसर कितना, और फिर डायरेक्टली जाओ ऑप्शनल स्कीम में. ऑप्शनल स्कीम में सुनो, उसमें क्या करो, हाउस 1 एसओपी, हाउस 2 एसओपी एंड हाउस 3 डीएलओपी. हाउस 1 और 2 में तो सिर्फ एक ही चीज आएगी, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन. तो वो इंटरेस्ट इधर लिखो कितनी है और डीएलओपी का आंसर जो तुमने ऊपर फॉर्मेट बनाया ना डीएलओपी का, उधर से डीएलओपी कॉपी करो. फिर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर 2. ये ऑप्शन 1 हो गया. ऑप्शन 2 क्या आएगा? हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 एसओपी डीएलओपी एसओपी. एसओपी का नेगेटिव आंसर लिखो, डीएलओपी को ऊपर से कॉपी करो. एक बार तो डीएलओपी करना ही है अपने को तीनों घर को, तो पहले डीएलओपी बना के ही फॉर्मेट बना के सॉल्व कर लो, तीनों घर को डीएलओपी मान लो और फिर फाइनली अपने आंसर्स इस तरह से कमेंट करो. तो तुम्हें समझ रहे, ऑप्शनल में 3 ऑप्शन आ जाएंगे 1 2 और 3, और डिफॉल्ट में आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे 1 2 और डिफॉल्ट में ये एसओपी के आंसर्स क्या लिखोगे? आया समझ में कि नहीं आया? कुछ डाउट हो तो पूछो. तुम तो समझा? पहले एक बार तुम अभी सॉल्व करो, तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए. स्टार्ट. आपको पहले तो सारे घर को डीएलओपी लेना है, बराबर. तो पहले कंप्यूटेशन ऑफ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ऐसा आप हेडिंग दे सकते हो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंप्यूट ऑल द प्रॉपर्टीज अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी. और उसमें तो आप लोग पर्टिकुलर्स बनाओ और हाउस 1 हाउस 2 एंड हाउस 3 डीएलओपी लेके ये सॉल्व कर दो पहले, बराबर. उसके बाद हेडिंग दो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ऑप्शनल स्कीम. ऑप्शनल स्कीम उसमें ऑप्शन नंबर 1 हाउस 1 एसओपी, उसमें कोई फॉर्मेट मत बनाओ, इधर ही लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, कितना मिलेगा. हाउस 2 एसओपी, हाउस 3 डीएलओपी. हाउस 3 का आंसर ये वाले टेबल से आ जाएगा, बराबर. सो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन और इसके लिए आप लिख सकते हो रेफर अबाउ वर्किंग नोट. फिर ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपके पास? हाउस 1 हाउस 2 एंड हाउस 3. अभी समझा? तो देखो यहां पे भी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट इनकम फ्रॉम ईच हाउस प्रॉपर्टी
अज्यूमिंग दे आर डीम्ड टू बी लेट आउट। और देखो यहाँ पे लेट आउट का आंसर बना, यू आर अज्यूमिंग और लेट आउट का आंसर निकाल लो। और उसके बाद ये देखो मैं डायरेक्टली पहले ऑप्शनल स्कीम में जा रहा हूं। हाँ, ऑप्शन 1 हाउस 1 एसओपी, हाउस 2 एसओपी, हाउस 3 डीएलओ। समझा अभी? चलो करो अभी सॉल्व। जब आप पर्टिकुलर्स कॉलम में डीएलओपी सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आता है उसमें आपका जीएवी क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट हायर कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट लोअर, वही आपका जीएवी हो गया, माइनस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो यहां पे ध्यान दो, पे अटेंशन। अब अगर तीनों घर को अपने को क्या लेना है बोलो, पहले तो डीएलओपी। तो ये देखो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। इधर आपका जीएवी हो जाएगा 350, चेक करते जाना अभी फटाफट। और ये 360, 275 विच एवर इज हायर, फिर विच एवर इज लोअर, तो ये हो जाएगा 360। एंड यहाँ पे 330 और 380 विच एवर इज हायर कंपेयर विथ 375 विच एवर इज लोअर, तो 375। तो ये देखो नीचे देखो, let us first calculate income from each house property assuming they are deemed to be let out. Computation of income from house property of Ganesh for assessment year 26-27. GAV देखो, expected rent is GAV of house property which is higher of MV or FR but restricted to SR. 350, 360 and 375. और क्या माइनस करोगे डायरेक्टली इसमें से, म्युनिसिपल टैक्स। ये सब में देखो आपको म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज फॉर्म में दिए हैं, तो ये परसेंटेज किस पे अप्लाई करोगे, म्युनिसिपल वैल्यू पे। ये म्युनिसिपल वैल्यू पे अप्लाई करो, किया था ना अपन ने डिस्कस ये भी। और एनएवी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन लोन ये पूरा 55 माइनस होगा, और यहाँ पे भी पूरा 175 माइनस होगा। लिमिट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि डीएलओपी मान रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टी को अभी, तो डीएलओपी में नहीं आएगा, जब आप एसओपी लोगे तब लिमिट आएगा। और ये आपका एलओपी का फाइनल आंसर, डीएलओपी का फाइनल आंसर आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब आप कोई भी दो प्रॉपर्टीज को एसओपी रख सकते हो और एक को डीएलओपी। पहले को डीएलओपी रखा तो ये आंसर आएगा, दूसरे को डीएलओपी रखा तो ये, और तीसरे को रखा तो ये। अब आप डिफॉल्ट स्कीम में जाओगे, ओए डिफॉल्ट स्कीम में तो तुम्हारे फाइनल आंसर
यही हो गए ना, एक आंसर होगा 219,800, बाकी दो एसओपी लोगे, ये दोनों 0 0, अरे समझा ना, फिर ये दोनों 0 0 और एक का आंसर ये होगा, और लास्ट में ये दोनों 0 0 और एक का आंसर ये होगा। तो देखो पहले इन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सॉल्व किया है, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। ये देखो हाउस 1 एसओपी, हाउस 2 एसओपी, हाउस 3 डीएलओपी, नील नील 73,640, तो 73,640 ही आपका आंसर आ गया। हाउस 2 देखो एसओपी एंड हाउस 3 देखो एसओपी, नील नील 176,840 आपका आंसर आ गया। चीजें समझ रही है? कुछ डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हो। थर्ड में देखो, तो थर्ड में फर्स्ट का आंसर आएगा, बाकी दो नील नील और ये आंसर आ गया। तो अगर ये बंदा कौन से स्कीम में जा रहा है, डिफॉल्ट, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल है, कहने से ये ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल है, ये बराबर। बट अगर वो ऑप्शनल स्कीम में जाता है, तो ये देखो, इफ मिस्टर गणेश has exercised the option of shifting out of default tax regime, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से वो बाहर निकलना चाहता है, तो देखो हाउस 1 वो एसओपी रखेगा, अगर हाउस 1, तो हाउस 1 में तो इंटरेस्ट है ही नहीं ना, हाउस 1 में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हाउस 1 का आंसर 0। हाउस 2 की इंटरेस्ट आएगी, हाउस 2 की इंटरेस्ट देखो कितनी आएगी, 30,000 आएगी। क्यों? क्योंकि आपने रिपेयर्स के लिए लिया है। तो ये देखो हाउस 2 की इंटरेस्ट 30 और हाउस 3 को डीएलओपी रखा है अपन ने, तो डीएलओपी का आंसर यहां से आएगा, ये रहा 73,640, तो ये माइनस करो 73,640 और 30, फाइनल आंसर 43,640। तुम्हें चीजें समझी? ऑप्शन 2 देखो जरा, हाउस 1 एसओपी तो उसका आंसर नील, हाउस 2 डीएलओपी तो ये तो ऊपर वाले फॉर्मेट से आ जाएगा, एंड हाउस 3 एसओपी तो इसका 175 पूरा मिलेगा। क्यों पूरा मिलेगा? क्योंकि आपने लोन लिए फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, परचेस के लिए लिए, सॉरी परचेस के लिए लिए, मिलेगा। और लोन आपने कब लिए? अप्रैल 16 में, 1/4/1999 के बाद लिए। अरे सुन रहा है? फिर उसके बाद थर्ड में ना, थर्ड ऑप्शन में आपने थोड़ा सा गलती किया, वो हो सकता है आपका फाइनल आंसर शायद 14,800 आ सकता है, वो आपने गलती की है। पहले घर को अगर आप डीम टू बी लेट आउट लोगे तो इसका 2,19,000 मिलेगा। फिर दूसरा घर एसओपी है लेकिन उसकी इंटरेस्ट रिपेयर्स के लिए है, तो इसका 30 मिलेगा, और इसका तो पूरा 175 मिल जाएगा क्योंकि परचेस के लिए लिया हुआ है। तो इसकी लिमिट 2 लाख थी, तो 175 ये पूरा मिल गया, इसकी लिमिट 30 हो गई, दोनों मिला के ऐड करो ना, 2,05,000 हो रहा है। अरे मिलेगा तो 2 लाख ही ना, दोनों घर का इंटरेस्ट मिला के तो 2 लाख ही मिलता है ना। अपन ने ये केस पढ़ा ना अभी, ये देखो अगर एक केस में घर में कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इधर नहीं हुई, तो इसका 2 लाख, इसका 30, दोनों मिला के कितना, 2 लाख। तो वो आपने क्या किया, इधर 2,05,000 कर दिया इधर, इसीलिए आपका आंसर 14,800 आएगा। वैसे ओवरऑल आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन 2 बेटर होगा, बट आप कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे गलत जा रहे हो, वो समझो। यहाँ पे 19,800 आएगा, और अब इधर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करने बोलेंगे हम असेसी को, ऑप्शन नंबर 2, कि भाई तू पहले घर को एसओपी ले, तीसरे घर को एसओपी ले और दूसरे को डीएलओपी। कुछ समझा कि नहीं समझा? कुछ डाउट हो तो पूछो। तुम्हें डाउट आता है, पहले आता है कुछ ऐसा डाउट कि सब समझ में आ रहा है? बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। क्लियर हुआ ये सम? कुछ भी डाउट? इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।